हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी बुक्स का चैप्टर 3 त्रिकोणमिति फलन। इसकी एक्सरसाइज 3.2 का इसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमें याद रखने हैं अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करते वक्त, और ये आपके आगे भी हमेशा काम आते रहेंगे, तो इनको जानना बहुत ज़रूरी है। ये इसका बेसिक है। तो यहाँ पर हमने एक वृत्त खींच लिया है। इसको हम क्या करेंगे कि जो इसका केंद्र है उसे हम जो हमारा कार्तीय तल होता था उसका मूल बिंदु मान लेंगे। तो हम एक एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच लेंगे। ये हो गया x, ये है y, ये है x डैश, क्योंकि इधर हमारे x के ऋणात्मक मान होते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे y डैश। तो हमने क्या किया कि इसके केंद्र को मूल बिंदु मान लिया है, और यहाँ पर मान लिया हमने ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है और ये D पॉइंट है। अभी तक हमने कार्तीय तल में हमेशा निर्देशांक पढ़े थे। अब यहाँ पर हम जो त्रिकोणमिति फलन है उनको निर्देशांक के रूप में, बिंदुओं के रूप में रखेंगे, और ये जानेंगे कि किसी वृत्त पर ये त्रिकोणमिति फलन जो होते हैं वो वृत्त के सभी बिंदुओं को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। तभी त्रिकोणमिति फलन को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम मान लेते हैं कि कोई पॉइंट क्या है, इस पर कोई बिंदु P है जिसका निर्देशांक हम मान लेते हैं a, B। मतलब a, B क्या हुआ, ये a वाला जो पॉइंट है वो हमें x अक्ष के मान को बताता है, और b वाला पॉइंट हमारे y अक्ष के मान को बताता है। ये हमें पता है, हम पहले से पढ़ चुके हैं। यहाँ से अगर हम इस बिंदु को यहाँ पर जोड़ दें, यहाँ से हमने एक इस पर लंब डाला और यहाँ पर हम इसको केंद्र से जोड़ देते हैं, तो ये क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया है, जिसमें ये दूरी कितनी है, ये a होगी। तभी तो हमने क्या मान रखा है, यहाँ पर a बिंदु मान रखा है। इस पॉइंट को हम कोई नाम दे देते हैं, m लिख लेते हैं। और यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये y अक्ष की दूरी को दिखा रहा है, तो ये कितना लिखा हमने, b लिखा है, तो ये y दूरी होगी इतनी। और ये जो वृत्त है वो हमने 1 इकाई का ले रखा है। इकाई मतलब मीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है इसकी जगह। तो ये जो बिंदु हैं वो क्या करते हैं, इस वृत्त के सभी बिंदुओं को संतुष्ट करते हैं। कैसे, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, मान लेंगे कि a बराबर क्या है, यहाँ पर cos x है और b बराबर sin x है। मीन्स हमने जो निर्देशांक बिंदु थे हमारे निर्देशांक, उनको हमने अब त्रिकोणमिति फलन के रूप में लिख लिया है। तो इस तरह के वृत्त को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें कि हमने देखा था कि 1 इकाई त्रिज्या का कोई वृत्त है जिसमें कि उसकी चाप द्वारा एक कोण बन रहा है। तो हमने वहाँ पर पढ़ा क्या था कि जितनी यहाँ पे चाप की लंबाई होगी उतना ही कोण यहाँ पर बन रहा होगा। तो मान लिया कि अगर यहाँ पर x कोण बन रहा है तो ये लंबाई भी कितनी होगी, ये x इकाई होगी। ये हम पढ़ चुके हैं जब हमने 3.1 का इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ा था, तो उसमें हमने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो यहाँ पर x कोण बनेगा और ये चाप इसके बराबर होगा x इकाई का। फिर हमने ये कहा था कि यहाँ पर जो कोण बनेगा वो रेडियन में होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर रेडियन में कोण को लिख लेंगे कि कौन सा कोण कितने रेडियन का है। तो यहाँ पर 0 डिग्री को 0 ही रेडियन कहते हैं। यहाँ पर होगा π/2, 90 को π/2 कहते हैं। यहाँ पर पाई होता है और यहाँ पर 2π/3 होता है। तो ये सब रेडियन में वैल्यू हैं। यहाँ पर 0 डिग्री
यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री, यहाँ 270 डिग्री और वापस आते हैं तो यहाँ पर 360 होता है, जिसको रेडियन में लिखते हैं हम लोग 2 पाई। और इन बिंदुओं को अब हम त्रिकोणमितीय फलन के रूप में भी लिख सकते हैं। ए को हम cos x लिख सकते हैं और बी को हम sin x लिख सकते हैं। यहाँ पर ऊपर क्या है, 0 डिग्री है या 0 रेडियन है, तो यहाँ पर कितना होगा, cos 0 और sin 0 ऊपर के लिए, ये ऊपर के लिए है पॉइंट। और यहीं से अगर हम घूम कर आएंगे तो यहीं पर क्या हो जाएगा, इसके लिए cos 2 पाई sin 2 पाई हो जाएगा। अभी देखिएगा हम इसके मान बिना इनको याद किए कि इसके कोण या रेडियन क्या होते हैं, ऐसे ही लिखकर दिखाएंगे। यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होगा cos पाई बाई 2 sin पाई बाई 2। यहाँ पर पाई है कोण, तो कितना होगा यहाँ पर cos पाई sin पाई। यहाँ पर कितना होगा cos 2 पाई बाई 3 sin 2 पाई बाई 3। अब देखिए हम इन बिंदुओं के निर्देशांक कैसे लिखते हैं बिना ये याद किए कि cos पाई बराबर कितना होता है, sin पाई बराबर कितना होता है। क्योंकि हमने कहा कि ये वृत्त क्या है, 1 इकाई का है, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर अगर पॉइंट O मान लेते हैं केंद्र, तो O से 1 तक की दूरी कितनी होगी, ये भी त्रिज्या है तो ये भी 1 होगी, ये भी 1 होगी, ये भी 1 होगी और ये भी 1 होगी। तो यहाँ पर अगर हम कार्तीय तल में निर्देशांक को चिन्हित करते थे तो क्या लिखते थे, यहाँ पर x का मान लिखते हैं और ये 1 है तो यहाँ पर 1 लिखते हैं, और कॉमा x अक्ष पर y का मान क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ पर 1,0 हो गया। यहाँ पर हम क्या लिखते थे, यहाँ पर y अक्ष पे x का मान 0 हो जाता था और y का मान कितना होगा, तो ये भी त्रिज्या है जो कि 1 इकाई है, तो यहाँ पर 0,1 हो गया। यहाँ पर ये पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर x ऋणात्मक है और त्रिज्या 1 है तो -1 है यहाँ पर, और x अक्ष पर y 0 होता है। यहाँ पर इसका निर्देशांक ये हो गया। यहाँ पर y ऋणात्मक है और y अक्ष पर है तो x 0 और y -1 हो जाएगा। अब आप वैल्यू को कंपेयर करके देख लीजिए, cos 0 1 होता है, sin 0 0 होता है, वहीं cos 2 पाई भी 1 होता है और sin 2 पाई 0 होता है। इसको चेक कर लेते हैं, cos पाई बाई 2 मतलब 90, cos 90 कितना होता है, 0 होता है, और sin 90 1 होता है। यहाँ पर cos 180 कितना होता है, -1 होता है, और sin 180 0 होता है। यहाँ पर cos 270 0 होता है और sin 270 -1 होता है। तो देख रहे हैं कि जब हमने इनको त्रिकोणमितीय फलन को इनसे निर्देशांक से संबंधित किया तो सारे ही वैल्यू क्या है, बिल्कुल सही हैं, ये इसको संतुष्ट कर रहे हैं। तो हम ये मानकर चल सकते हैं कि इस पूरे वृत्त पर जो भी बिंदु होंगे वो इन बिंदुओं को क्या कर रहे होंगे, संतुष्ट कर रहे होंगे। तो यहाँ से हमें एक बात पता चली कि अगर हमने ये समकोण त्रिभुज लिया है और ये मान लिया कि ये यहाँ पर 90 है, ये माना आधार है और ये लंब है और ये क्या है, ये त्रिज्या है, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से त्रिभुज OMP में कर्ण का स्क्वायर, ये हम पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो कर्ण कितना है हमारा, यहाँ पर देख रहे हैं 90 के जस्ट विलोम में जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, वो है 1 का स्क्वायर। लंब कितना हमने माना है, मान लिया कि ये लंब है, ये b है, b स्क्वायर प्लस आधार मान लिया a है, a स्क्वायर। अगर इसको हम थोड़ा सही करके लिखें तो यहाँ से क्या निकलेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हमने चूंकि a की जगह cos x माना था और b की जगह sin x माना था, तो इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं। तो cos x इसका स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर x प्लस b की जगह sin x है, इसका स्क्वायर करेंगे तो sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। यही तो सर्व समीकरण हम शुरुआत से ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रहे हैं, तो ये यहीं से आ रही है और ये इसको पूरी तरह से संतुष्ट करके ही बनाई गई है।
ठीक, ये पॉइंट आपका एक क्लियर हो गया। अब हमें आगे क्या समझना है, हम देख रहे हैं कि साइन x का मान 0 कब कब हो सकता है। साइन x बराबर 0 कब कब होगा, तो देख रहे हैं कि जब साइन x 0 कब हो रहा है, जो कि b वाला हमारा बिंदु है निर्देशांक का, एक बार 0 पे हो रहा है, फिर यहाँ पर नहीं हो रहा है, यहाँ तो 1 हो रहा है, फिर कब हो रहा है 0, यहाँ पर जब कोण का मान कितना है पाई है, उसके बाद यहाँ नहीं हो रहा है, फिर यहाँ पर 2 पाई पे आए, तब फिर ये 0 हो गया। तो हमें ये समझ में आया कि साइन x बराबर 0 तब होगा जब x बराबर 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई, इसी तरह से ये बदलते जाएंगे। इसका मतलब है कि ये क्या होंगे, n के गुणज के रूप में बढ़े या घटेंगे। ये माइनस मैंने क्यों लगाया, क्योंकि हो सकता है कि ये कोण इधर ना होकर ये नीचे की तरफ भी तो बन सकता था, और यहाँ पर जब ये नीचे की तरफ बनेगा तो ये कैसा बनेगा, ये क्लॉकवाइज बनेगा, और मैंने बताया था कि क्लॉकवाइज में क्या होता है, निगेटिव कोण बनता है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस माइनस इस तरह से लगा रखा है। अब यही cos x बराबर 0 कब होगा, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर cos x मतलब a वाला बिंदु कब कब 0 हो रहा है, तो 0 या 2 पाई पे तो नहीं हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है π/2 पे। तो जब x बराबर π/2 होगा, यहाँ फिर नहीं हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है 3 π/2, उसके बाद फिर एक π/2 जोड़ेंगे तो 5 π/2 हो जाएगा। इसी तरह से डैश डैश करके ये बढ़ते चले जाएंगे। अच्छा, इस पॉइंट को थोड़ा नोटिस कर लीजिए कि यहाँ मैंने उल्टा लिख दिया था, मैंने 2π/3 लिख दिया था, यहाँ पर 270 है, 3 π/2 होगा। ठीक, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये प्लस π/2 हम इसमें जोड़ रहे हैं कि जो x है वो π/2 का विषम गुणज है। देख रहे हैं ना, यहाँ पर इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, इसी तरह यहाँ 7 आएगा, फिर यहाँ पर 9 आएगा। तो देख रहे हैं विषम संख्या जुड़ रही है ऊपर, तो ये π/2 का क्या है, विषम गुणज है x का मान। तो यहाँ से हमें हमारे काम का क्या पॉइंट मिलेगा, कि साइन x बराबर 0 होगा तो n पाई x के बराबर होगा। मतलब साइन x बराबर 0 है तो x बराबर क्या होगा, n पाई होगा, जहाँ n क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। इसी तरह से cos x बराबर अगर 0 होगा तो x किस रूप में होगा, 2n + 1 π/2, जहाँ पर n वहीं क्या होगा, पूर्णांक होगा। यहाँ पर 2n + 1 आप चेक कर सकते हैं कि अगर हमने n की जगह पर क्या रखा, 0 रख दिया तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और गुणा करेंगे तो π/2 आएगा, जो कि हमारा x का पहला मान था। फिर n की जगह पर अगर हम 1 रख देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और फिर इसको गुणा करेंगे तो 3 π/2 हो जाएगा। इसी तरह से आप वैल्यू जैसे जैसे n का पूर्णांक रखते जाएंगे, यहाँ पर आपको मान मिलते जाएंगे। प्लस x बराबर साइन x होगा। ये कैसे, अगर सपोज कि हमने यहाँ पर एक पूरा परिक्रमण ले लिया, यहाँ पर आने के बाद दोबारा हम इतना ही P पर दोबारा पहुँचे, तो देख रहे हैं कि यहाँ तो पूरा परिक्रमण हो चुका था, और फिर से अगर हम यहाँ पर पहुँचेंगे तो कोण कितना बन रहा होगा, इस x अक्ष को मानते हुए, क्योंकि यही तो हम अपनी क्या करते हैं, प्रारंभिक भुजा को मानते हैं। तो यहाँ से फिर कोण कितना बनेगा, x रेडियन का बनेगा। इसका मतलब परिक्रमण जैसे ही एक पूरा होता है तो कोण का मान क्या होता है, दोबारा रिपीट होने लगता है। तो वही हमने लिखा है कि 2n पाई
तो इसको 2 पाई समझिए। कैसे कि 2 पाई क्या हो रहा है, पूरा एक परिक्रमण में 2 पाई कोण बन जाता है। और n क्या है, ये बता रहा है कि चक्करों की संख्या हमारी बढ़ सकती है, मतलब 1 परिक्रमण, फिर 2 परिक्रमण, 3 परिक्रमण, इस तरह से कितने भी हम परिक्रमण पूरे करते हैं, उसके बाद जितना भी कोण बनेगा उस परिक्रमण को पूरा करने के बाद वो कोण दोबारा क्या होता है, रिपीट होने लगता है। तो यहाँ पर साइन, यहाँ पर x लिखा था, दोबारा हम क्या करेंगे, साइन x लिखेंगे। ये इसको दोबारा पुनरावृत्ति होने लगेगी इसकी। इसी तरह से कॉस के लिए भी होगा 2n पाई प्लस x, क्योंकि कोण दोबारा क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो कॉस 2n पाई प्लस x बराबर क्या होगा, कॉस x होगा। और यहाँ से हम एक पॉइंट और भी समझ सकते हैं कि जो साइन x का मान होगा वो -1 से 1 तक होगा, मतलब ग्रेटर देन एन इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू 1 होगा। देख सकते हैं कि यहाँ पर 0 है, फिर यहाँ पर 1 है साइन x के लिए, फिर यहाँ पर 0, फिर -1, तो -1 फिर बीच में 0 आ जाएगा, क्योंकि हम -1 से 1 तक ले रहे हैं। -1 0 1। इसी तरह से cos x का भी मान की जो सीमा होगी वो क्या होगी, -1 और यहाँ पर 1। cos x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1 होगा। अब हमारी एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चन है कि आपको एक त्रिकोणमितीय फलन दिया होगा और उन्होंने बता रखा होगा कि जो भी कोण अगर उन्होंने x दे रखा है तो कहेंगे x द्वितीय चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में है, तृतीय में है। तो हमको ये पता है कि ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय चतुर्थांश होता है, ये तृतीय और ये चतुर्थ चतुर्थांश होता है। अब अगर कोई भी निर्देशांक जो है वो यहाँ पर है, a, b हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं और यहाँ पर cos x sin x इनको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं त्रिकोणमितीय फलन के रूप में। तो आप यहाँ पर ये देखिए कि a जो है वो हमें cos x का मान बताता है और यहाँ पर a किसको बता रहा है, x अक्ष को बता रहा है, और यहाँ पर ये क्या है, ऋणात्मक है। तो जब भी वहाँ पे कहेंगे कि x क्या है, द्वितीय चतुर्थांश में है और हमें cos x का मान बताना होगा और हमें प्लस माइनस में चुनना होगा, तो cos x का मान हो जाएगा ऋणात्मक। एक बार फिर से सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जब भी हमसे कहेगा कि x दूसरे चतुर्थांश में है, तब आपको ये समझना है कि cos x, जो cos का वैल्यू थी वो क्या थी, वो a को हम मान रहे थे और a x अक्ष को दिखाता है, और यहाँ पर द्वितीय चतुर्थांश में x का मान क्या है, ऋणात्मक है। वहीं अगर sin x का मान पूछेगा कि बताइए sin x का मान द्वितीय चतुर्थांश में धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, तो हम देख रहे हैं कि ये क्या है, b बराबर sin x होता है और b किसका मान बताता है, y अक्ष का। तो यहाँ द्वितीय चतुर्थांश में y अक्ष क्या है, धनात्मक है, तो sin x का मान क्या होगा, धनात्मक हो जाएगा। इसके बाद sin का उल्टा cosec होता है, तो अगर यहाँ पर ये धनात्मक है sin x, तो cosec x भी क्या होगा, धनात्मक होगा। इसी तरह से अगर cos x यहाँ पर ऋणात्मक है तो sec x भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इसी तरह से आप तृतीय चतुर्थांश भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर हमने cos x, sin x लिख रखा है, तो ये क्या है, ये x अक्ष को दिखाता है और x अक्ष में a का मान क्या होता है, यहाँ ऋणात्मक होता है, और यहाँ पर ये sin x क्या है, b का मान है, और ये क्या है, ये y अक्ष को बताता है, और यहाँ पर y अक्ष भी क्या है, निगेटिव वैल्यू यहाँ नीचे होती है। तो तृतीय चतुर्थांश में आपके cos x और sin x दोनों ही निगेटिव हो जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दोनों ही पॉजिटिव होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर जितने भी बिंदु आते हैं प्रथम चतुर्थांश में वो पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर क्या होगा, cos x और sin x पॉजिटिव होंगे कि निगेटिव होंगे। एक बार पॉज करके वीडियो को समझिएगा, उसके बाद फिर मेरी बात को सुनिएगा कि यहाँ पर जब cos x रखेंगे और वो cos x किसको दिखाएगा, a को दिखाएगा और a x अक्ष को दिखाता है, तो यहाँ पर x का मान क्या है, यहाँ पर धनात्मक रखते हैं इस साइड पे, तो cos x का मान चतुर्थ चतुर्थांश में धनात्मक होगा। अब sin x b पॉइंट को दिखाता है और b किसको दिखाता है, y अक्ष को, और y अक्ष यहाँ पे क्या है, ऋणात्मक है, तो यहाँ पर sin x का मान ऋणात्मक हो जाएगा। इन पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। अगर एक बार में ना आए आपको समझ में, तो एक दोबारा आप वीडियो को यहीं से स्टार्ट करके देखिएगा कि मैंने यहाँ पर क्या बताया कि sin x cos x किस चतुर्थांश में धनात्मक है और ऋणात्मक है, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज में इसी पॉइंट को लेकर क्वेश्चन पूछे गए हैं।
और आप 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। और जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगी तो वहाँ पे भी मैं आपको बार बार इसको याद करवाती रहूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बेसिक अच्छे से समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें क्योंकि मैं डेली ही वीडियो अपलोड करती हूँ और हम जल्द से जल्द NCERT के क्लास 11 सिलेबस को कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।